मैं हमारी इस अदबी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए दूसरे कलमकार आलमी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार मुसन्निफ़ आले जनाब अहमद नईम साहब को बड़े अदब एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ कि मौसूफ़ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तहरीर अंजुमन मुहिब्बान अदब की इस अवामी अदालत में पेश करें। कब्र से मौत पर एक डॉक्यूमेंट्री। कब्र से मौत पर एक डॉक्यूमेंट्री। लोगों ने ज़िंदगी के हर रंग देखे, लोगों ने ज़िंदगी के हर रंग देखे, मैंने मौत के बेशुमार रंग देखे, मगर मेरी मौत का पस मंज़र ये होगा, ये ना कभी किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। रुकिए 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 रुकिए, मैं अभी अभी तो मरा हूँ। रुकिए रुकिए, मैं अभी अभी तो मरा हूँ। हाँ, मुझे लिखने में बड़ी उजलत रहती है, मेरे पास हमेशा भीड़ रहती है। मेरे लोग मुझ पे जान निछावर करते हैं। मेरे मरने पर बहुत बड़ी तकरीब होने वाली थी। कुछ लोग तो मेरे मरने पर मेरा मज़ार भी बनाने वाले थे। ये था, वो था, कितना था, इतना था, ना जाने क्या क्या कितना था। ये था, वो था, इतना था, कितना था, ना जाने क्या क्या कितना था। ये था, मौत मुझसे आकर क्या छीनती। मेरी इस्तेदाद मौत से ज़्यादा थी। मेरी मौत का चर्चा होने वाला था, मेरी मौत का चर्चा होने वाला था, मेरी मौत का चर्चा होने वाला था। मेरी आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ अदा होने वाली थी। खुश होता मेरे जुलूस जनाजा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते तो मेरी बख्शिश का सामान होता। खुश होता कि मेरे जुलूस जनाजा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो मेरी बख्शिश का सामान होगा। मैं मर रहा हूँ, ऐसा मुझे क्या हो गया। मैं मर रहा हूँ, ऐसा मुझे क्या हो गया। मेरे अपने मुझसे दूर रहने में आफियत महसूस कर रहे हैं। मैं मर रहा हूँ, ऐसा मुझे क्या हो गया। मेरे अपने मुझसे दूर रहने में ही आफियत समझ रहे हैं। ये कैसी मौत कि मेरे जनाजे को किसी ने छुआ भी नहीं। ये कैसी मौत कि मेरे जनाजे को किसी ने छुआ भी नहीं, मेरे जनाजे को किसी ने छुआ भी नहीं और मैं कब्र में आ गया। ये भी क्या एहतियात हुआ। आरजू थी सिराज भाई, आरजू थी कि काली कमली का टुकड़ा कफन को मिले। आरजू थी कि काली कमली का टुकड़ा कफन को मिले, मगर ये क्या कि मुझे अस्पताल की केमिकल आलूद प्लास्टिक में लपेट दिया गया। ना बरगा मिला, ना मरने पर छत मिली। गहरे गड्ढे में मेरी लाश को छोड़कर मिट्टी डाल दी गई। मेरी मौत का ऐलान करने पर सज़ा का हुक्म दे दिया गया। मौत से बड़े असबाब भी मेरे काम ना आए। वो तो भला हुआ कि फरिश्ते मेरी कब्रों में आ गए। वो तो भला हुआ कि फरिश्ते मेरी कब्रों में आ गए। वरना इंसान तो कब्रिस्तान तक भी नहीं आए। मरने से पहले जो लोग मेरे राब्ते में आए, उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। लोगों के मरने पर उनके घरों में लोबान जले। मेरे मरने पर मेरे घर में जरासीम का अदियात का छिड़काव किया गया। लोगों के मरने पर लोगों ने मरने वालों से अपनी निस्बत जाहिर की। मरने वालों से अपनी निस्बत जाहिर की। मेरे मरने पर मुझसे पल्ला झाड़ लिया। लोगों को ज़िंदगी में अछूत होते तो मैंने देखा था, मगर मरने के बाद अगर कोई अछूत हुआ था तो वो मैं था। लोगों को ज़िंदगी में अछूत होते मैं तो देखा था, मगर मरने के बाद अगर कोई अछूत हुआ तो वो मैं था। आत्म कथा तो लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, मगर ये मौत कथा जिसमें रावी को खुद अपनी मौत पर इत्मीनान नहीं। मौत की आगोश में ये कौन सा सैराब है जिसमें आँख खुलते ही सारा सैराब उस दिए की लौ में आबे हयात लग रहा है। दूसरा माइक्रो फिक्शन है, आखिर मैं कहाँ हूँ। पानी ना ज़मीन से निकलता, ना आसमान से बरसता, बल्कि दोनों के दरमियान मौलिक रहता।
बल्कि दोनों के दरमियान मौलिक रहकर आग में तब्दील हो रहा था। मैं इसी माहौल में आने से उन लोगों को रोक रहा था। इस माहौल और दौड़ते लोगों के दरमियान ऊंचे टीले पर खड़ा मैं सोच रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं क्यों और क्या कर रहा हूँ। लोग अभी भी सरपट दौड़कर मेरी तरफ आ रहे हैं। सदियां बीत गई, वो अभी भी दौड़ रहे हैं। उनके और मेरे दरमियान अब भी इतना ही फासला है। लोगों पर शीशा क्यों बरसाया जा रहा है? सुना है कोई गुनाह करने पर कानों में शीशा भर दिया जाएगा, मगर ये शीशों की बरसात कैसी? क्या वजह है? क्या उनके गुनाह कानों से लेकर बदन तक और बदन से लेकर घर, घर से महल्ला, महल्ले से बस्ती तक थे? सामने वही माहौल था। मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ, आखिर मैं किधर का हूँ? मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ। आसमान मेरे करीब था, मेरे तरफ आग और अंधेरा, दौड़ते लोग और निराजी माहौल था। मैं अगर ऊब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं अगर ऊब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? फिलहाल तो ये सवाल मेरे ख्याल में नहीं आया, क्योंकि मैं अब भी उसी जगह खड़ा हूँ। आसमान मुझसे करीब तर हो रहा है, ज़मीन नीचे की तरफ जा रही है, अंधेरा मेरी तरफ दौड़ रहा है, आग मुझे खींच रही है, लोग मेरी तरफ दौड़ रहे हैं। ये मैं कहाँ खड़ा हूँ? ये मैं कहाँ खड़ा हूँ? यहाँ से तो आसमान बड़ा करीब है, यहाँ से तो आसमान बड़ा करीब है। बदन में सियाही भर के एक बारे सुपीत पोत देवमालाई बुजुर्गों की तरह मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? इस ऊंचे टीले के एक जानिब अंधेरा, एक जानिब आग, एक तरफ बस्ती, सामने की तरफ अजीब गरीब माहौल। बस्ती में हर तरफ शीशा बरस रहा है, लोग भागकर मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं उन लोगों को आगे आने से रोक रहा था। आगे सामने की तरफ जो अजीब नाराजी माहौल था, मैं उस जगह उन्हें बचाना चाहता था, मगर वो लोग शीशों में भर जाने के खौफ से सरपट दौड़े जा रहे थे। आगे सामने जो माहौल था वो बड़ा दिमाग मांदिन कर देने वाला था। वहाँ लोग सर के बल चल रहे थे, वहाँ लोग सर के बल चल रहे थे। सूरज अंधेरे कोने में पड़ा था, चांद रोशन होकर वहाँ तमाज़त पैदा कर रहा था। दरख्त तो आसमानों से उल्टा लटके झूल रहे थे, शेर घास चर रहा था, बकरियाँ छोटे जानवरों के मुर्दा इंतजाम से गोश्त नोच रही थी, गधे हुक्म दे रहे थे, उल्लू बरकत की दुआ मांग रहा था, लोमड़ी धोखा खा रही थी और कबूतर बम बरसा रहे थे, घोड़े संगमेल का पत्थर बने थे, फेफड़े ऑक्सीजन से लेकर नाइट्रोजन खारिज कर रहे थे। शेर घास चर रहा था, बकरियां छोटे जानवरों को गोश्त नोच रही है, गधे हुक्म दे रहे हैं, उल्लू बरकत की दुआ मांग रहे हैं, लोमड़ी धोखा खा रही है, कबूतर बम बरसा रहे हैं, घोड़े संगमेल का पत्थर बने थे, फेफड़े ऑक्सीजन लेकर नाइट्रोजन पैदा कर रहे थे। ये माहौल बार बार मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ। मेरा पूरा बदन सफ़ेद बालों से भर गया है। मेरा पूरा बदन सफ़ेद बालों से भर गया है। मैं अब भी वही खड़ा हूँ, सफ़ेद बालों में छुपा दौड़ते लोगों को रोकता घबराया बदन लेकर। आखिर ये कौन सी जगह है? आखिर ये कौन सी जगह है? आखिर ये कौन सी जगह है? मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ। आखिर मैं कौन हूँ?